दोस्तों, क्या महाराष्ट्र चुनाव में मोदी के हर बड़े फैसले से नितिन गडकरी बाहर हैं, आउट ऑफ एवरी डिसीजन? और क्या बीजेपी में सबसे बड़े नेता, महाराष्ट्र में सबसे कद्दावर नेता आज की तारीख में नितिन गडकरी, इनको जानबूझकर साइडलाइन किया जा रहा है? और क्या अमित शाह, जो मोदी जी के चाणक्य हैं, वो ये साबित करना चाहते हैं, पहली बार ये साबित करना चाहते हैं कि बिना गडकरी के महाराष्ट्र जीता जा सकता है? इज इट पॉसिबल? अब दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में नितिन गडकरी को लेकर जो कुछ मैंने आपको बताया, ये रातों रात नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि अचानक हो गया, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत, एक नीति के तहत धीरे धीरे पर कतरे गए उस नितिन गडकरी के जो एक चैलेंज बनकर उभर सकते थे मिस्टर मोदी के। हालांकि चैलेंज आज भी है। और अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे, अगर आप मुझे चंद सेकंड दें, तो मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि गडकरी के साथ हुआ क्या है अभी तक। जिस वक्त मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस वक्त नितिन गडकरी बीजेपी के प्रेसिडेंट थे। मोदी जी उनके अंडर ही में थे। और 2014 के बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो नितिन गडकरी जी को कई मंत्रालय दिए गए। उनके पास कई मंत्रालय थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मंत्रालय कम किए गए। अगर आप पिछली बार की ही सरकार देखें, तो नितिन गडकरी के पास MSME जैसा मंत्रालय था, उनके पास शिपिंग मिनिस्ट्री थी, जहाज रानी मंत्री थे वो, उनके पास जल संसाधन था, वाटर रिसोर्सेज था, उनके पास रिवर डेवलपमेंट, और भी कई मंत्रालय थे। एक एक करके मंत्रालय कम किए गए। और आज की तारीख में नितिन गडकरी कैबिनेट मिनिस्टर तो हैं, लेकिन सिर्फ एक मंत्रालय है, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, एक मंत्रालय उनके पास है। और यही नहीं, बीजेपी की जो सबसे एपेक्स बॉडी, सबसे बड़ी संस्था है फैसला लेने वाली, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय समिति, उससे भी किनारे कर दिया नितिन गडकरी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, किनारे कर दिया गया। और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड से किनारे होने के बाद नितिन गडकरी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, जी हाँ, केंद्रीय चुनाव समिति, उससे भी बाहर हो गए, उससे भी ड्रॉप कर दिया। सच्चाई यह है कि चाहे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे फिर रणनीति तय करनी हो चुनाव को लेकर, नितिन गडकरी किसी भी फैसले में नहीं। और यहां तक कि महाराष्ट्र में गुजरात लॉबी ने, मोदी शाह ने, ऐसा लोग कहते हैं कि उनसे कोई सलाह नहीं ली, किसको टिकट देना चाहिए, किसको टिकट नहीं देना चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, महाविकास अघाड़ी के अगेंस्ट शरद पवार को कैसे काउंटर करना है, उद्धव ठाकरे को कैसे काउंटर करना है, या विदर्भ में कांग्रेस से कैसे भिड़ना है। गडकरी जी किसी भी फैसले में शामिल नहीं, सच्चाई है। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, और आपके जहन में भी होगा, कि आखिर नितिन गडकरी को साइडलाइन क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या, मोटिव क्या है गुजरात लॉबी का। और आज इस वीडियो में मैं सारी अंदर की कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो नागपुर में गडकरी जी को 20-25 वर्षों से जानते हैं, उनके साथ नाश्ता करते थे। गडकरी जी उनके दफ्तर में आके घंटों घंटों बैठा करते थे, फडणवीस भी आके उनके साथ बैठा करते थे, चाय पीते थे, डिस्कशन होता था राजनीति में हर पहलू पर। वो आपके सामने होंगे, रूबरू करूंगा। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि महाराष्ट्र से भी बाहर कर दिया, और केंद्र सरकार से भी, जहाँ तक पॉलिसी डिसीजन, उससे भी गडकरी को बाहर क्यों किया गया। अब महाराष्ट्र की जहाँ तक बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नितिन गडकरी आज की तारीख में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता हैं। फडणवीस कोई मैच नहीं है उनके लिए, और बाकी का तो मैं नाम ही नहीं लेना चाह रहा हूँ। दरअसल मोदी जी को लगता था कि अगर महाराष्ट्र के में उनका कद बढ़ा, उनका हस्तक्षेप बढ़ा महाराष्ट्र सरकार में, तो हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री की दावेदारी करते हैं। और अगर वो मुख्यमंत्री के दावेदार बनते हैं, तो हिंदुस्तान का रिचेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ GDP, जहां कॉर्पोरेट लॉबी है देश की, जहां पैसा है, दौलत है, सारी चकाचौंध है, वहां पर अगर गडकरी मुख्यमंत्री बनते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड बिगेस्ट स्टेट में, तो ही कैन चैलेंज दिल्ली। किसी समय में वो चुनौती भी बन सकते हैं मोदी जी के लिए। तो उनके राइज को रोकना था कि इनको महाराष्ट्र का छत्रप मन बनने दो, सारी ताकत मत दो। महाराष्ट्र को फडणवीस के जरिए मोदी चलाना चाहते थे रिमोट से, और गडकरी रिमोट से चलते नहीं। इसलिए जब गडकरी 2014 में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, RSS उनको बैक कर रहा था, तब देवेंद्र फडणवीस का नाम आया, और मोदी ने फडणवीस को आगे किया। तो महाराष्ट्र में मोदी नहीं चाहते हैं कि मिस्टर गडकरी पावरफुल हो, उनका दखल बढ़े, हस्तक्षेप बढ़े, इंटरफियरेंस बढ़े इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और जहाँ तक सेंटर की बात है, तो जाहिर तौर पर अगर गडकरी जो नेशनल प्रेसिडेंट रहे बीजेपी के, अगर उनका यहाँ हस्तक्षेप बढ़ता है, अगर वो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में होते हैं, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में होते हैं, तो संगठन में भी हस्तक्षेप रहेगा, सरकार में भी हस्तक्षेप रहेगा, पॉलिसी मेकिंग में भी रहेगा। और फिर वो सीधे मोदी जी के लिए चुनौती होंगे, और सबसे बड़ी चीज़, अमित शाह को लगता है कि अमित शाह इतना अगेंस्ट क्यों है। ऐसा लोग कहते हैं कि अमित शाह ज़्यादा है, एग्रेसिव है। उसकी वजह यह कि अमित शाह को लगता है कि अगर मोदी जी 75 ईयर से आगे किसी भी समय रिटायर होते हैं, और ये सरकार चलती है बैसाखियों वाली, तो सबसे बड़े कंपटीटर, योगी से बड़े कंपटीटर, बड़े चैलेंजर अमित शाह के लिए गडकरी होंगे। अब सवाल जो बड़ा ऑब्वियस है, और सवाल यह है कि क्या गडकरी के बिना महाराष्ट्र जीता जा सकता है?
और क्या जो अमित शाह साबित करना चाहते हैं उसमें वो कामयाब हो सकते हैं? अगर आप शरद पवार को देखें, उद्धव ठाकरे को देखें, राहुल गांधी को देखें, अगर आप कुछ महीने पहले लोकसभा का जो वर्डिक्ट आया महाराष्ट्र में, जिस तरह से 30 सीटें, 48 में से 30 सीटें महाविकास आघाड़ी ले गई, इंडिया ले गई, और बहुत कम सीटें बीजेपी को मिली। अगर हम सारी पृष्ठभूमि देखते हैं तो क्या इस बैकड्रॉप में अमित शाह अकेले दम पर गडकरी को माइनस करके क्या शरद पवार, ठाकरे और राहुल गांधी को ध्वस्त कर सकते हैं इस बार? तो ये तो 23 नवंबर को फैसला होगा। और दूसरी चीज़, गुजरात लॉबी को इतनी एलर्जी क्यों है? मुझे लगता है एक्सपर्ट से हमें जानना चाहिए और थोड़ा सा और डीप जाना चाहिए। इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। बीजेपी के भीतर ही ये सवाल बड़ा नहीं है, ये देश की राजनीति में भी बड़ा सवाल है, क्योंकि मोदी का जो चैलेंजर है सबसे बड़ा, वो बीजेपी में ही है, नितिन गडकरी, जिसके पर कतरे जा रहे हैं और बहुत ही सुनियोजित तरीके से। हालांकि नितिन गडकरी ने अपने हर इंटरव्यू में कहा कि नहीं, उनका कोई मनभेद मोदी जी से नहीं। ठीक है, राजनीति में चीज़ें खुलकर नहीं कही जाती। 3 खास मेहमान हैं आज, और हमारे साथ प्रकाश पोहरे साहब होंगे। और प्रकाश जी पिछले 20-25 वर्षों से गडकरी के साथ उठ बैठ रहे हैं, उनको सुनिए। हमारे साथ सुधीर सूर्यवंशी होंगे, 20-25 वर्षों से ये महाराष्ट्र की राजनीति को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो गडकरी हों, चाहे शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे। बहुत से सवाल मैं उनसे पूछूंगा। उमाकांत लखेड़ा जी इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि तकरीबन 9-10 प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू कर चुके हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं 1988 से, मोदी की राजनीति भी समझते हैं, और प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर जो कश्मकश होती है उसको लेकर कुछ सवाल मैं उमाकांत लखेड़ा साहब से पूछूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है महाराष्ट्र के बैकड्रॉप में, आखिर तक देखिए। प्रकाश जी, एक दिल्ली में ऐसा सुना जाता है कि जब पहली बार मोदी के नेतृत्व में सरकार बन रही थी महाराष्ट्र में 2014 में, तो नितिन गडकरी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, आरएसएस भी चाहता था कि नितिन गडकरी बने, और उस वक्त वही सबसे बड़े नेता थे। अगर आप प्रमोद महाजन को और गोपीनाथ मुंडे को हटा दें तो बीजेपी का सबसे बड़ा फेस नितिन गडकरी थे। लेकिन नितिन गडकरी को पीछे किया गया, और फडणवीस कभी शिष्य रहे होंगे नितिन गडकरी के, उनको आगे कर दिया गया। क्या नितिन गडकरी को 2014 में जब से मोदी आए हैं लगातार साइडलाइन किया जा रहा है? बिल्कुल, वो तो हो रहा है, ये तो देखिए ना आप। और जिस चीज का आपने जिक्र किया कि महाराष्ट्र के सीएम बनने के कौन दावेदार थे, तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो गोपीनाथ जी मुंडे थे, बाद में ये हमारे जलगांव के एकनाथ जी खड़से थे, और उसी साथ में प्रमोद महाजन भी थे। लेकिन इनके बाद में अगर कोई नेता है तो नितिन गडकरी थे, उसके बारे में कोई शंका नहीं। लेकिन नितिन गडकरी के जो मेरे संबंध है वो करीब करीब 2000 साल से है, ऐसा समझिए आप। और वो जमाना था कि हमने 2004 के अंदर हमारा संस्करण देशोन्नति का वहां चालू किया था नागपुर के अंदर। तो उस समय पे देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी आड़ी पाड़ी में आके ऑफिस में बैठते थे बारी बारी, और बताते थे। हाँ, मेरे ऑफिस में बैठते थे भाई। नागपुर में आपके अखबार के दफ्तर में फडणवीस और नितिन गडकरी आपके दफ्तर में बैठते थे, चाय पीते थे। चाय तो पिलाते ही होंगे आप। हफ्ते में 2-3 बार कम से कम, ये बता रहा हूं मैं आपको, हफ्ते में 2-3 बार, क्योंकि हमारा अखबार जो था उस एरिया के अंदर का बड़ा नामी अखबार है। और नेचुरली क्या था कि ये तो उस समय पे कोई सत्ता में थे नहीं, तो नेचुरली वो हिसाब से इनकी लगातार बैठकें होती थी, विपक्ष में थे, तो नेचुरली इनको सत्ता के खिलाफ में जो लिखना था उसके बारे में बताते थे, देते थे, भैया ये डालो वो डालो, वो होता था, उसमें कोई साजिक बात है। और नितिन गडकरी एक बहुत ही सिंपल आदमी है, कम से कम महीने में 2 बार तो वो सुबह नाश्ते में बोला लेते थे, प्रकाश भाई आए नाश्ता करेंगे। तो ये उसके बाद में मैं उनको जानता हूं, जिस तरीके से उनका वजूद है महाराष्ट्र के अंदर और जिस तरीके से समझ है। देखिए, उनकी सबसे बड़ी बात है कि आज भी महाराष्ट्र के अंदर, जैसा आपने जिक्र किया, तो शरद पवार के बाद में अगर कोई कद्दावर नेता महाराष्ट्र में है तो नितिन गडकरी है। और बीजेपी में अगर पूछेंगे तो बीजेपी का सबसे कद्दावर नंबर 1 नेता जो है वो नितिन गडकरी, उसके बारे में कोई शक नहीं है, बिल्कुल शक नहीं। ओके, मैं आ रहा हूँ। बहुत सी बातें आज आपसे पूछनी प्रकाश जी, कुरेद के मैं पूछने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ सच जो है वो बाहर आए, और जब आप जैसा हिम्मती संपादक मिल जाए तो हम सच को बाहर ला सकते हैं। सुधीर भाई, मैं देख रहा हूं आप तो पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, लेकिन दिल्ली से जो महाराष्ट्र मुझे दिख रहा है वहां पर मुझे नितिन गडकरी नहीं दिख रहे। नितिन गडकरी अपना विदर्भ में, नागपुर के पास, आज भी उन्होंने 2 रैली करी, छोटी छोटी रैलियां थी, लेकिन जहां तक डिसीजन मेकिंग है, किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है, रणनीति क्या होगी, कैसे काउंटर करना है, भाई नितिन गडकरी से बेहतर माइंड और बेहतर लीडर तो कोई है ही नहीं महाराष्ट्र में। मैं ये जानना चाह रहा था कि अमित शाह और मोदी क्या सलाह ले रहे हैं नितिन गडकरी से, या आपकी जानकारी में सलाह नहीं ले रहे? मुझे जो जानकारी है और जो भी चीज दिख रही है, मुझे लगता है कि नितिन गडकरी, जैसे आपने उसका जिक्र किया कि नितिन गडकरी डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। अभी ये बात अलग है, उनको इन्वॉल्व किया गया नहीं, कोई इन्वॉल्व होते नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनको इन्वॉल्व कर नहीं रहे। जैसे उनको पार्लियामेंट्री जो बोर्ड था, बोर्ड से ही निकाला गया था, तो उसके बाद में महाराष्ट्र सबसे बड़ा जीडीपी वाला स्टेट है, इंडस्ट्रियल स्टेट है, सबसे अहम स्टेट है, उसका चुनाव है,
उस चुनाव का जो सबसे कद्दावर भारतीय जनता पार्टी का लीडर है वही इन्वॉल्व नहीं है। तो मुझे लगता है मोदी और शाह और बीजेपी की एक डेलिब्रेट स्ट्रेटेजी है कि गडकरी को इन्वॉल्व न करे, ज्यादा लाइमलाइट में मत लाइए और उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस भी मत दीजिए। तो मुझे लगता है ये डेलिब्रेट साइड लाइनिंग जिसे हम कहते हैं वो हो रहा है नितिन गडकरी के साथ में, इसलिए वो गोंदिया में उनकी रैली चल रही है। एक्चुअली सब चीजों का जो डिसीजन मेकिंग और सब चीजें जो हो रही है बम्बई में हो रही है, तो वहां पे उनका बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि एक डेलिब्रेट स्ट्रेटेजी की तरह नितिन गडकरी को एक सिस्टमेटिक तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है, यानी कि जो दिल्ली में जैसे आप करके दिल्ली से मैं देख रहा हूँ, लेकिन जब बंबई दिल्ली की तरफ देखते हैं तो जब दिल्ली में कोई हलचल होती है तो नितिन गडकरी कोई सेम ही हो, नितिन गडकरी कोई अल्टरनेट उभरे ना, इसके लिए भी ये मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा हो सकता है कि उनको इनको आसपास भटकने भी मत दिया जाए, ताकि कोई चेंज आप गार्ड हो दिल्ली में, तो गडकरी का नाम भी नहीं आना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज आपने बोली, आपने कहा कि नितिन गडकरी को डिसीजन मेकिंग में, यानी जो फैसले लिए जा रहे हैं चुनाव को लेकर, उसमें मोदी और शाह ने उनको कोई तरजीह, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। नंबर एक, यानी डिसीजन मेकिंग में नहीं है, फैसला लेने के मामले में नितिन गडकरी हाशिए पर है, नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा कि मोदी और शाह की कोशिश रहती कि उनको इमर्ज ना होने दें, उभरने ना दें, उनको इंपॉर्टेंस ना दें, कि कहीं नितिन गडकरी कोई विकल्प बन जाए, चाहे वो दिल्ली का विकल्प हो, चाहे वो मोदी जी के विकल्प हो, या फिर वो फडणवीस के विकल्प हो, यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या फिर दिल्ली में प्रधानमंत्री, दोनों ही जगह उनके तार काटने की के लिए बड़ी जो है आप कह सकते हैं कैची निकाल रखी है, और या यूं कहें पर कतरने की कोशिश रहती है। समझिए आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी आपसे कुछ और सवाल पूछूंगा। प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि हफ्ते में 2 बार नागपुर में, आज से 24-25 साल पहले आपके अखबार के दफ्तर में नितिन गडकरी हफ्ते में 2 बार आते थे, चाय पीते थे, और महीने में 2 बार आपको नाश्ते पे बुलाते थे। कभी नितिन गडकरी में, हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड बहुत पर्सनल बातें करना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे लगा कि एक शेर से बात हो रही है विदर्भ के, एक टाइगर अशोक वानखेड़े, दूसरे टाइगर आप हैं, क्या नितिन गडकरी भी जानते हैं, उनको इस बात का इल्म है कि मोदी और शाह अपने रास्ते से नितिन गडकरी को पिछले 10 साल से किनारे करते चले जा रहे हैं? क्या नितिन गडकरी को लगता है कि वो रिप्लेस कर सकते थे मोदी जी को? वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इस वजह से ये तनातनी है? कारण क्या है इस तनातनी का? सिंपल है भाई, ऐसा है, अगर गद्दी को अगर थ्रेट मिलता है, देखिए मोदी के बाद में कौन, अगर ऐसी बातें निकलती है तो नेचुरली नाम आता है नितिन गडकरी का। तो अगर नितिन गडकरी को और तवज्जो दे तो और भी आगे हो जाएंगे, उससे बेटर है कि उनको साइडलाइन कर दो। हो सकता है अमित शाह खुद बनना चाहते होंगे, अगर नितिन गडकरी को हटा दे तो फिर नाम किसका आएगा? तो अमित शाह का आएगा। लेकिन जो अमित शाह के पीछे जो कुछ उनका बैकग्राउंड छिपे हुआ है, वया से लिटिल है, तो वो नेचुरली उनको उससे रोक रहा है। लेकिन अगर नितिन गडकरी को और तवज्जो दे और वो आगे आए तो फिर तो पहला नाम उन्हीं का आएगा। आज हो सकता है कि इसके कारण उनको दबा दे और उसके बाद में फिर ये अमित शाह आगे बढ़े, यही कारण है। दूसरा कारण क्या है? नहीं तो आप मुझे बताइए कि महाराष्ट्र के अंदर नहीं भारत के अंदर अगर ये पूछे कि भाजपा के कद्दावर नेता कौन, तो नेचुरली पहला नाम मोदी का आएगा, दूसरा नाम अमित शाह का भी आएगा, और तीसरा नाम किसका आएगा? नितिन। चौथे आदमी का नाम बताइए कौन सा मिनिस्टर की जो परफॉर्म कर रहा है? एक तो आदमी है नितिन गडकरी की जो परफॉर्म करता है, जिसके कारण बीजेपी टिकी है, ये भी समझो। नहीं तो आज के घड़ी में बीजेपी ने किए हुए काम कौन से अच्छे, ये अगर कोई गिने तो नंबर 1 ये बोलेंगे कि भाई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना दिया, और इसीलिए नितिन गडकरी का नाम निकाल के लोगों ने गडकरी की जगह रोड करी कर दिया था, उसको रोड करी बोलते थे हमारे तरफ। तो ये जब उसका वजूद है तो नेचुरली ऐसे कद्दावर आदमी को ये आगे क्यों आने देंगे? बड़ी बात प्रकाश जी, बड़ी बात आपने कही। बड़े अच्छा होता कि अगर आपका जो सिग्नल है और थोड़ा स्ट्रांग होता, बीच बीच में आपका सिग्नल फ्रीज करा, लेकिन बात आपकी पूरी सुन पा रहा हूं मैं। आप कह रहे हैं कि साहब अमित शाह नंबर 2 हैं, अमित शाह के लिए खतरा नितिन गडकरी, यानी मोदी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन लीडरशिप को टेक ओवर करेगा बीजेपी में, मोदी जी को लगता है कि उनके जो शिष्य हैं अमित शाह, उनका रास्ता कहीं नितिन गडकरी ना रोक दें। तो अमित शाह का रास्ता साफ करने के लिए, अपनी कुर्सी बरकरार करने के लिए, दोनों गुजरात के नेता अमित शाह और मोदी को लगता है कि भाई नितिन गडकरी को किनारे रखो, और इसीलिए उनके मंत्रालय कम किए गए, उनको बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय दल जो सबसे बड़ी बॉडी है, उससे बाहर किया गया, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी से बाहर कर दिया गया। उनसे चुनाव के बारे में मोदी शाह कुछ पूछते नहीं, एक तरह से हाशिए पर है नितिन गडकरी। हालांकि एक चीज और मैं यहां कह दूं अपने दोस्तों को कि नितिन गडकरी ने आज कहा कि यूट्यूब ने आज उनको गोल्डन डिस्क दी है, और ये कहा है कि सबसे पॉपुलर अगर स्पीचेस किसी की हिंदुस्तान में तो नितिन गडकरी की। मुझे यूट्यूब ने गोल्डन डिस्क प्रेजेंट की कि हिंदुस्तान में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा जिसको सुना जाता है, उन्होंने कहा वो आपका भाषण सुनते हैं लोग वर्ल्ड में। एक सवाल मैं यहां सुधीर जी से पूछना चाह रहा हूं। सुधीर जी, आज मैं उनका भाषण सुन रहा था नितिन गडकरी का, हालांकि नागपुर के बगल में गोंदिया है, वहां पर वो भाषण दे रहे थे। उस भाषण में वो बार बार अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले रहे हैं,
अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ कर रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझसे ये कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझसे ये कहा, और वहां पर मोदी का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं। और सबसे बड़ी चीज, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, उनके बारे में एक लाइन नहीं बोली। अब लड़ाई तो शरद पवार और ठाकरे ही सही है भाई। मोदी और अमित शाह ने ठाकरे की पार्टी तोड़ दी, शरद पवार की पार्टी तोड़ दी, तलवारें खींचनी, सर कलम कर सकते थे। और इधर नितिन गडकरी एक लाइन नहीं बोल रहे, नॉट अ सिंगल वर्ड। ये शरद पवार, उद्धव ठाकरे और गडकरी है क्या? ये तो समझा दीजिए सर, आपने तो किताब लिखी है शरद पवार पे। देखो दीपक जी, कोई भी पार्टी, उसमें दो तरह की विचारधारा रहती है। जैसे कांग्रेस थी, कांग्रेस में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ऐसे दो विचारधारा वाले लोग थे तिलक के जमाने से। वही उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे दो विचारधारा वाले लोग हैं। एक है लिबरल, जो अटल बिहारी वाजपेयी का फेस लेके चलते थे, और दूसरे थे एल के आडवाणी, थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट टाइप, हार्डकोर। वही जो लाइन है वो आगे खींचने का काम नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह ने किया। लेकिन ये जो लाइन है, इसमें नितिन गडकरी फिट नहीं बैठते, क्योंकि उनकी जो लाइन है वो अटल बिहारी के साथ मैच होती है। तो उसी वजह से मुझे लगता है कि उनकी राजनीति अलग है। देखो, नितिन गडकरी बीजेपी के एक डिसीजन मेकिंग में रहते, तो मुझे नहीं लगता है कि वो उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ते, शरद पवार की पार्टी तोड़ते, उनका सिंबल है सब स्नैचिंग करते, बिल्कुल नहीं होता। तो अलग तरह की पॉलिटिक्स है, तो उसमें वो फिट नहीं बैठते, इसलिए वो मुझे लगता है कि खुद को अलग करने का प्रयास करते हैं। समझ गया। आपने एक बड़ी बात कही, शरद पवार पे आपने किताब लिखी है, और पिछले 25-30 वर्षों से आप, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे शरद पवार, उद्धव ठाकरे की राजनीति को देख रहे। सुधीर जी मुंबई से लाइव है हमारे साथ। इनका ये कहना है कि अगर नितिन गडकरी भाजपा के, जो आज की भाजपा है, मोदी की भाजपा है, अगर उसमें वो डिसीजन मेकर होते, उनकी बात सुनी जाती, तो महाराष्ट्र में कभी उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी ना टूटती, उनके साथ इस तरह का निर्लज व्यवहार ना किया जाता जो भाजपा के नेतृत्व ने किया है। इस वजह से एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और मुझे लगता है एक तरह की म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, आपस में रिस्पेक्ट है। भले ही पार्टियां अलग हैं, विचारधारा अलग है, लेकिन गडकरी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में पर्दे के पीछे एक तरह की मित्रता है, एक दूसरे पर आरोप नहीं डालते। एक सवाल प्रकाश जी, क्योंकि आपका चाय का रिश्ता, नाश्ते का रिश्ता रहा गडकरी साहब से, वर्षों पुराना है। मैं जानना चाह रहा था कि भाई, क्योंकि हिंदू मुस्लिम बहुत सुनता हूं मैं, और महाराष्ट्र में भी है, क्या हिंदू मुस्लिम इस तरह की विचारधारा नितिन गडकरी की भी है? नितिन गडकरी का मुसलमानों के प्रति क्या सोच है, ये जरा बताइए, अंदर की बात क्या है? नहीं, ये तो बिल्कुल जाहिर बात है, अंदर की बात बताने की जरूरत नहीं है। नितिन गडकरी ये ऐसी चीजों में विश्वास ही नहीं रखते, कभी ये फालतू चीजें उन्होंने कभी की नहीं है, कभी नहीं। जब महाराष्ट्र में भी वो मंत्री थे, तो क्या मुसलमान नितिन गडकरी को वोट देते हैं नागपुर में? हाँ, बिल्कुल देते हैं, क्योंकि नितिन जी ने ये जहर घोलने का काम कभी किया नहीं है। एक बात ध्यान में रखिए, कभी इतना बोला नहीं है। अभी जिस तरीके से इनके पास में तो सिर्फ हिंदू मुसलमान, इसके सिवा तो अभी बीजेपी की पहचान ही नहीं है। बीजेपी कौन सी पार्टी है तो जो हिंदू मुसलमान करती है, ये पहचान हो गई बीजेपी की। तो नितिन जब अध्यक्ष थे बीजेपी के, तभी भी उन्होंने ये फालतू चीजें करी नहीं है, अभी भी वो करते नहीं, उसमें विश्वास नहीं रखते। सारे धर्मों में, पंथों में कई मुसलमान उनके दोस्त है, मुझे मालूम है, उनके अच्छे संबंध है उनके साथ में, तो उसमें गलत क्या है? और ये जो फालतू की भोंडी बातें, देखो नितिन, आपने जिसका जिक्र किया कि ये तोड़ते नहीं थे, जो सूर्यवंशी ने बोला कि ये कभी तोड़ते नहीं थे ये पार्टी, भाई तोड़ने का काम ही नहीं था ना। ऐसा है कि ये जो बचकानी बातें देवेंद्र फडणवीस ने की 2019 में, कि उद्धव का कहना क्या था कि भाई तुमने 14 से 5 साल भोगे हैं, अभी आने वाले 5 साल के अंदर 2.5 साल आप लो, 2.5 साल गलत क्या था? नितिन गडकरी जी रहते थे, नितिन गडकरी जी तो रहते थे तो इमीडिएटली वो मानते थे, या अमित शाह को भी मना देते कि नहीं वो सही है भाई, होने दो, फिर तकलीफ कुछ नहीं है। उसमें ज्यादा झगड़ा क्या निकलता था कि भाई पहले 2.5 साल अपने या बाद के 2.5 साल अपने, इसमें क्योंकि बाद के 2.5 साल यानी जो इलेक्शन के नजदीक के 2.5 साल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो हो सकता था उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज होता था। नितिन गडकरी ये वो आदमी था कि कई बार उन्होंने बीजेपी में और क्या बोलते बाला साहब ठाकरे में जो थोड़े बहुत कई बार ऐसे मनमुटाव हुए, लेकिन नितिन गडकरी खुद आगे गए, प्रमोद महाजन को लेके गए, मनमुटाव मिटाए, तो ये होता ही नहीं था ना। 2019 में जो बातें हुई वो होती नहीं थी, तो पार्टी तोड़ने का काम ही नहीं ना। पार्टी तोड़ने का काम क्यों हुआ? फडणवीस को काम क्यों करना पड़ा? एक चीज और बता दीजिए, एक चीज प्रकाश जी, आप इतने उनके करीब रहे हैं, मुझे लगा कि जब बात हो रही है, पोस्टमार्टम हो ही रहा है, तो पूरा पोस्टमार्टम कर ही ले, सब कुछ कर ले, फिर चीरा फाड़ी जब चल रही है। ये बताइए, ये जो आरोप लगाते हैं, और खासकर कुछ लोग कहते हैं कि गुजरात लॉबी की तरफ से आरोप लगता रहा है कि साहब नितिन गडकरी भ्रष्ट हैं, करप्ट आदमी है, ये कितना सही? क्या वो करप्ट हैं, या आपने देखा कि नहीं भाई बेईमानी बिल्कुल नहीं है, ईमानदारी से काम करते हैं? ये जो एक तमगा जो है कहीं ना कहीं उन पर लगाया गया कि साहब वो तो बहुत करप्ट आदमी, ये बात कितनी सही और गलत है नितिन गडकरी के बारे में? देखिए, मैं एक बात बोलता हूं, देखिए ऐसा है, जो बीजेपी के या कई नेता ऐसे हैं कि वो छूटमूट गिरी करते हैं, किसकी ट्रांसफर करनी है तो पैसा खा लिए, ये कुछ कर लिए, किसको कुछ छोटा बड़ा ठेका देना है तो पैसे खा लिए। ये छूटमूट के काम नितिन गडकरी डेफिनेटली 100% नहीं करते, इसके मैं आपको ये बता सकता हूँ।
तकिया नहीं, मैं कुर्सी आपसे बातें इसलिए होगी। पूछ रहा हूं क्योंकि आप नागपुर में जमे हुए हैं इतने बरसों से, बहुत बड़ा नेटवर्क है आपका पत्रकारिता का, रिपोर्टिंग का। किसी सोर्स ने आपको बताया हो कि साहब हमने नितिन गडकरी को इतने करोड़ रुपया दिया था, ठेका मिल गया, ऐसी कभी बात सुनी आपने? नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल सुना? नहीं, आज तक के मैंने, देखिए आरोप तो शरद पवार पे भी लगे हैं, लेकिन क्या कोई प्रूव कर सका? क्या क्यों नहीं शरद पवार को कोई अभी तक के ईडी फीडी का कुछ कर सके? नहीं, चलिए ठीक है, आपने एक चीज कही कि आपने अपने कानों से ये बात नहीं सुनी, और आपका ये मानना है कि भाई नितिन गडकरी, किसी ठेकेदार ने ये नहीं कहा कि हमने पैसा दिया, और छोटा मोटा ट्रांसफर पोस्टिंग इस तरह की चर्चा आपने नहीं सुनी। खैर एनीवेज, ये बहुत पर्सनल मैटर है, माफ कीजिएगा मैं बहुत पर्सनल हो गया। बात तो हमें महाराष्ट्र चुनाव की करनी है। मैं सुधीर जी के पास आ रहा हूँ, फिर लखेड़ा साहब हमसे आज ऋषिकेश से जुड़े हैं, रस्ते में थे जी। मैं जरा सुधीर जी के पास आ रहा एक हूँ। मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए मुझे, एक मिनट। नितिन गडकरी के घर में जब भी मैं उनको देखता था, वो मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के अंदर के, उस समय पे भी मैंने देखा उनके घर में सुबह जब भी वो कभी नाश्ते को बुलाते थे, कम से कम 50 से 100 लोग बैठे रहते थे। हर एक कुछ ना कुछ काम रहते थे कि भाई मेरी ये ट्रांसफर कर दो, ये कर दो, ये मुझे हॉस्पिटल का काम करवा दो, या मुझे गैस की एजेंसी दिला दो, या फलाना काम करवा दो। 100 लोगों को नितिन गडकरी आधे घंटे में निपटाते थे, आधे घंटे में। इतना उनका ऑफिस जो है इफिशिएंट है, इतने ज्यादा पीए थे, और उनके कंप्यूटर के अंदर सारे लेटर भरे रहते थे। वो 2 मिनट में बोलते थे, इशारा करते थे, लेटर दे, ये काम कर, फोन लगाओ। 50-100 आदमियों को आधे घंटे में निपटाना कोई मामूली बात है? और ये बगैर पैसे या करे, ये ऐसे हो सकते हैं? मैंने कई बार देखा ना, ऐसे कई काम है कि जो बाकी के छूट नेता है ना, उसके पीछे उसके लिए पैसे खाते हैं। लेकिन नितिन गडकरी का मैंने तो कभी देखा नहीं भाई, मेरे सामने जब भी मैं देखा है। ठीक है, प्रकाश जी प्लीज प्लीज, हो गया, मैं आऊंगा, दूसरा सवाल पूछूंगा। थोड़ी बात ज्यादा बढ़ गई है। सुधीर जी, आज मैं देख रहा था कि कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जिस तरह से वो जिक्र नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा मोदी का उन्होंने जिक्र नहीं किया, पता नहीं कितने उनके आदमियों को टिकट दिया गया है, नहीं दिया गया, इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, प्रमाण भी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि भाई नितिन गडकरी के आदमियों को कहीं ना कहीं काफी समय से किनारे कर रहे हैं मोदी और शाह। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाए, 75 साल के हो रहे हैं वो, 74 साल के हैं, 75 साल के हो जाए, मोदी के रिटायर होने के बाद क्या अमित शाह सीधे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? अगर मोदी रिटायर होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी अपना रिटायरमेंट ले लेंगे, हो सकता है ना भी लें, लेकिन अगर मोदी मानते हैं कि साहब 75 साल में जैसे अडवाणी जी या मुरली मनोहर जोशी या अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा जैसे लोगों को रिटायर किया गया 75 प्लस पे, अगर उसी पैमाने पर मोदी कहते हैं कि नहीं साहब मैं भी रिटायर होऊंगा, तो अगला चांस क्या नितिन गडकरी का है या अगला चांस फिर अमित शाह का है? मिस्टर सुधीर सूर्यवंशी। देखो दीपक जी, आपने जो सवाल पूछा वो हाइपोथेटिकल है। और नहीं, हाइपोथेटिकल तो मैंने कह दिया कि भाई मोदी जी के मन की बात कौन जानता है, लेकिन मैं तो सवाल कर रहा हूं कि अगर 75 साल में मोदी जी ने कहा कि भाई ये हमने तय किया है एज लिमिट, मैं रिटायर हो रहा हूं, भाई 75 साल के पूरे होंगे, तो फैक्ट है ना सर, ये तो फैक्ट है ना, ये तो हाइपोथेटिकल नहीं है। नहीं, वो फैक्ट है, लेकिन हाइपोथेटिकल भी जो आंसर रहता है और जो सवाल रहता है वो फैक्ट के ऊपर ही बेस रहता है, पास में जो चीजें होती है उसकी। तो मुझे लगता है, मेरा खुद का अनुमान ऐसा है कि मोदी जी रिटायर नहीं होंगे, मोदी जी कंटिन्यू रहेंगे, वो बिल्कुल भी अपनी चेयर नहीं छोड़ेंगे। चलिए, आपने मेरे सवाल की ऐसी तैसी आपने कर दी। मैं आ रहा हूँ जरा, अब मैं क्या पूछूं? जब आपने कहा कि वो रिटायर ही नहीं होंगे तो सवाल ही बेकार हो गया साहब। अब जरा ये सवाल जरा मैं इनसे कर लूं, मिस्टर लखेड़ा साहब ऋषिकेश से जुड़े, आपको लगता है कि 75 बरस की उम्र में मोदी जी रिटायर होंगे, और अगर होंगे तो नितिन गडकरी के चांस बन सकते हैं, या अमित शाह ही नेचुरल सक्सेसर है उनके? देखिए, ये बात मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन मोदी के बारे में किसी भी तरह की प्रेडिक्शन करना अपनी खुद का माखौल उड़ाना होगा, अपना खुद मजाक उड़ाना होगा, क्योंकि मोदी किसी भी बात पर कायम नहीं रहते हैं। मोदी ने देश से जो वादे किए हैं, प्रधानमंत्री बनने के पहले, बनने के बाद, उन्होंने कहा था देश में काया पलट कर देंगे, पता नहीं क्या क्या ले आएंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 15 लाख हर खाते में पहुंचाने का जो नारा है, कई लोग मजाक में कहते हैं कि जब तक खाते में 15 लाख नहीं आएंगे उनको प्रधानमंत्री बनाते रहेंगे। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की बात हो। जी जी, देखिए आप 1988 से, जहां तक मेरी जानकारी है, 1988 से आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस देख रहे हैं, लोकसभा देख रहे हैं। आपने राजीव गांधी से लेकर नरसिम्हा राव, देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी सबके इंटरव्यू लिए हैं। मोदी के चलिए नहीं मिला, लेकिन आपने कम से कम 12-13 प्रधानमंत्री कवर किए, जहां तक मेरी जानकारी, हो सकता है मैं ज्यादा बता रहा हूं। 8-9 किए, 9, चलिए 9 प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर का भी नाम मैं भूल गया, चंद्रशेखर का भी नाम लेता हूं, गुजराल का भी नाम लेता हूं। 9 प्रधानमंत्री आपने देखे, 9 प्रधानमंत्री आपने देखे, 9-10 प्रधानमंत्री देखे। तो इसलिए मैंने पूछा कि भाई आपसे सवाल नहीं पूछूंगा तो हिंदुस्तान में सवाल किससे पूछूंगा? मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा पत्रकार होगा जिसने 10 के 10 प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मोदी रिटायर होंगे या नहीं? यस या नो? देखिए, वो पहले ही कह चुके हैं कि वो ये जो नियम है ये पब्लिक के लिए है, बाकी नेताओं के लिए है, ये मोदी के लिए नहीं है। तो इसका मतलब मोदी
अगर ये पूरे कार्यकाल 2029 का जो कार्यकाल है तब तक ये उन्होंने एक छूट सर्टिफिकेट मिल गया कि 2029 तक मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे, अभी तक ये रिपोर्ट है। और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद भी अगर कोई ऐसा जरूरत पड़ी तो उसके बाद भी मोदी तैयार है, कोई मुझे नहीं लगता है कि वो रिटायरमेंट होंगे, उनका रिटायर होने का कोई चांस नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो अपने जीते जी किसी भी व्यक्ति को कोई वैकल्पिक नेता, अल्टरनेटिव लीडर भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में, वो चाहे वो नितिन गडकरी हो चाहे वो XYZ हो, किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो सोच है, उनकी जो पूरा माइंडसेट है वो टोटल अनडेमोक्रेटिक है। एक डिक्टेटर की तरह होता है कि डिक्टेटर के पास सत्ता आ जाती है, वो कहता है जब तक मैं जीवित हूं ये सत्ता मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मोदी जी के साथ भी वही चीज है। नितिन गडकरी का जहां तक सवाल है, नितिन गडकरी बहुत संजीदा आदमी है, शरीफ आदमी है, वो एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस है, और मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए कोई रास्ता छोड़ने वाले हैं, ऐसा मैं मानता हूं। जी, तो सारे रास्ते बंद कर दिए। उमाकांत लखेड़ा ने तकरीबन 10 प्रधानमंत्रियों से इंटरव्यू किया है, रेयर जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान के, 1988 से 2024 तक लगातार लोकसभा देख रहे, सीनियर मोस्ट एक्टिव जर्नलिस्ट हैं इस वक्त लोकसभा के। इनका ये कहना है कि इनको ऐसा लगता है, लखेड़ा साहब को, कि नरेंद्र मोदी रिटायर नहीं होंगे चाहे वो 75 साल पार कर जाएं, 2029 तक जब तक उनकी सरकार चलती है, लखेड़ा साहब का कहना है तब तक मोदी कुर्सी पर रहेंगे। प्रकाश जी, बात तो अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए मैंने कहा आपको भी मैं बीच में लाऊं। क्या नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र में रिटायर होंगे? और ये 10 साल की बात हम नहीं कर रहे, अगले साल 2025 नहीं होंगे डेफिनेटली नहीं होंगे। वो मार्गदर्शक मंडल में कभी जाएंगे नहीं, मार्गदर्शक मंडल में कभी नहीं जाएंगे, और रिटायर भी कभी नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे। इसका मतलब नितिन गडकरी के प्रधानमंत्री बनने के कोई चांस नहीं है अभी नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं है, यानी कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं उसका इशारा आप समझ लीजिए। क्या नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते सुधीर जी? बहुत मुश्किल है। राजनीति में हम कुछ चीजें कह नहीं सकते, क्योंकि पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अजित पवार बीजेपी के साथ चले जाएंगे और उद्धव ठाकरे शरद पवार के साथ आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि राजनीति में कोई भी चीजें हो सकती है, लेकिन जो प्रेजेंट पॉलिटिकल जब हम सिनेरियो देखते हैं, थोड़ा मुश्किल लगता है कि नितिन गडकरी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, क्योंकि बनाते तो नितिन गडकरी बाकायदा डिसीजन मेकिंग में रहते, यहाँ के महाराष्ट्र के इलेक्शन चलते, यहाँ के फेस रहते, उनके सब पोस्टर बैनर, उनके भी फोटो छपती मोदी शाह के बाद में, वो महाराष्ट्र के होने के बाद उनकी फोटो भी यहाँ पे पोस्टर बैनर पे दिखती नहीं है। नितिन गडकरी के लिए कोई भी रास्ता, कोई भी दरवाजा, कोई भी खिड़की, कोई भी रोशनदान खुला नहीं है, फिलहाल सब बंद है। ये आज का तीनों पैनलिस्ट से जो जवाब मुझे मिला। लेकिन एक बात तीनों ने कही कि नितिन गडकरी को का लाभ लेना चाहिए था महाराष्ट्र में, उनका लाभ नहीं लिया जा रहा, सबसे कद्दावर नेता है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं गुजरात और लॉबी यानी मोदी, अमित शाह और नितिन गडकरी में एक संवादहीनता है, कुछ ना कुछ है, धुआं है। बहरहाल लखेड़ा साहब आप जुड़े, और प्रकाश जी सिग्नल आपका आता जाता रहा, लेकिन बात आप ही लगातार सुनाई पड़ती रही, आवाज में आप कितना दम है, सिग्नल तोड़ के आवाज आ रही थी आपकी, तो ये मैं आपको सलाम करता हूं। ऐसी दमदार आवाज होनी चाहिए। सुधीर भाई आपने भी बहुत अच्छे जवाब दिए, और तमाम डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स दोनों का किस तरह से इस्तेमाल करना है अपने वक्तव्य में, सुधीर सूर्यवंशी से कोई पूछे, और इन्होंने भी कहा कि मोदी रिटायर होने वाले नहीं। तो बहरहाल दोस्तों, आपने देखा कि नितिन गडकरी के लिए जो आगे के रास्ते हैं वो बंद हैं जब तक मोदी हैं, और इसीलिए उनसे मदद नहीं ली जा रही है। थैंक यू सो मच प्रकाश जी फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच लखेड़ा साहब, थैंक यू सो मच सुधीर जी।